बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 फरवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर एक बार फिर आपके सामने लम्स यूनिवर्सिटी से रखते हैं, जहां पर डीजी आईएसपीआर साहब दौरा तो कर बैठे, लेकिन उस दौरे में एक तो उनके दौरे को दौरे पड़ गए, मतलब कि उनके दौरे के हशर नशर कर दिए स्टूडेंट्स ने। लेकिन यही नहीं, स्टूडेंट्स तो एक तरफ रहे, अब तो फैकल्टी मेंबर्स भी, मतलब प्रोफेसर्स जो हैं, वो भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। इससे पहले हमने ये नहीं होते देखा, क्योंकि प्रोफेसर्स को यूजुअली, आपको पता है, शरीफ लोग होते हैं, अपनी नौकरी अजीज़ होती है, और अमूमी तौर पर तो डीजी एसपीआर हों या चीफ मिनिस्टर पंजाब हों, वो मुहिब वतन यूनिवर्सिटियों में ही जाते हैं। मतलब कि ऐसी यूनिवर्सिटियों में जाते हैं जो इनके अंगूठे के नीचे होते हैं, बल्कि घुटने के नीचे होते हैं। वहाँ के प्रोफेसर्स को पता है कि शामो शाम ही उनको फारिग कर दिया जाना है या उनके साथ कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा, इसलिए वो बड़ा ही नपा तुला बेचारे रिस्पॉन्स देते हैं। नपा तुला मतलब कि जब वो इवेंट हो जाता है तो उनके सामने डीजी एसपीआर साहब की टीम कैमरे रखती है और उनसे अपनी मर्जी के बयानात रिकॉर्ड करवाते हैं। आपने देखा है कि डीजी एसपीआर जब भी जाते हैं, एक तो आपको पता है कि हमारे डीजी साहब बहुत ही माशाल्लाह हैंडसम है, बहुत ही हसीन है, और बहुत ही ज़्यादा बारोब उनकी पर्सनैलिटी है। और अक्सर लोग कहते हैं कि ये मैं कोई मजाकन कहता हूँ, नहीं, वाकई आप उनको कंपेयर कर ले। आप जनरल आसिम मुनीर साहब से अगर कंपेयर करें तो उनकी ज़्यादा बारूद पर्सनैलिटी जो है वो वाजे होकर निखर कर सामने आती है। शायद ही पाकिस्तान का पहले कोई डीजी आईएसपीआर जो है वो इतनी दबंग पर्सनैलिटी का मालिक रहा हो। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों लोग उनके ऊपर इतनी तनकीद करते हैं। इसका जवाब वो भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिला नहीं। शायद इसी का जवाब ढूंढने कल वो लम्स यूनिवर्सिटी गए और वहाँ से मज़ीद सवालात अपनी जेबों में भर के ले आए। बहरहाल ये तो आपको हमने बता दिया था कल कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ, किस तरीके से जो लंच मीटिंग थी वो भी ख़त्म हुई, कमरे के अंदर खाली कुर्सियाँ। लेकिन आपको लग रहा होगा कि शहबाज गिल क्योंकि इमरान खान के साथ हैं इसलिए इनकी तो मुखालफत बराए मुखालफत है, ये तो भरी हुई कुर्सियों को भी खाली करार दे रहे होंगे। लेकिन अब जो मैं बयान आपके सामने रखने लगा हूँ वो शहबाज गिल का या तहरीक इंसाफ का बयान नहीं है। ना ही आपको ये डॉक्टर शहबाज गिल बता रहे हैं, ना ही तहरीक इंसाफ का कोई और लीडर, ना ही कोई ऐसा सहाफ़ी जिस पर आप शक कर सकें कि वो शायद डीजी एसपीआर साहब की खूबसूरती से, उनके हुस्न जमाल और उनकी जाज़बियत और उनकी जो जफाकशी है उनकी पर्सनालिटी की, उससे शायद खाइफ हों या उससे जेलस हों। बल्कि अब मैं आपके सामने बयान रख रहा हूं लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का। जी हाँ, लम्स यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है निदा किरमानी। उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी यूनिवर्सिटी भी बिल्कुल उसी तरह से सोचती है जैसा कि मैं सोचती हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी यूनिवर्सिटी के ना सिर्फ तलबा स्टूडेंट्स बल्कि फैकल्टी मेंबर्स जो है वो भी मेरी तरह ही सोचते हैं कि फ़ौज का यूनिवर्सिटियों के अंदर कोई काम नहीं। उन्होंने कहा मुझे खुशी हुई कि मेरी यूनिवर्सिटी में जो तलबा हैं उन्होंने दबाकर एहतजाज किया। और अगली लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जो कि हम जो एकेडमिक्स में लोग हैं, बल्कि हम क्या, आप सभी इस बात को जानते हैं, क्योंकि आप सभी अपने अपने ज़माने में जो तो पढ़ रहे हैं उनको तो अभी भी पता है, जो पढ़ चुके हैं उनको भी पता है। तो निदा किरमानी साहबा ने कहा कि यकीन कीजिए, जो पीर वाले दिन सुबह की पहली क्लास, आपको पता है सैटरडे संडे छुट्टी होती है, संडे को रात लेट तक लोग जागते हैं, सैटरडे को भी जागते हैं। इस वजह से जो पीर को सुबह की पहली क्लास होती है उसमें अक्सर गैर हाज़िरी काफ़ी होती है और काफ़ी लोग लेट भी क्लास में पहुंचते हैं। एज अ प्रोफेसर मैं आपको बता सकता हूं कि निदा किरमानी साहबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो निदा किरमानी साहबा ने कहा कि उसमें जो खाली कुर्सियां थी वो यकीन कीजिए कि पीर वाले दिन सुबह की क्लास से भी ज़्यादा थी। अब जो मैंने आपको बताया था कि कुर्सियां खाली थीं, अब आपके सामने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी उसकी गवाही दे रहे हैं। दूसरी तरफ डीजी साहब को लगता है किसी पीर फकीर की बद्दुआ है, वो जहाँ जाते हैं बाजी मरियम की तरह काम ख़राब कराते हैं, जाते इज़्ज़तें समेटने हैं और वहाँ से आते हैं कि उसके बाद उन्हें टाउट्स को छोड़ना पड़ता है अपनी इज़्ज़त की थोड़ी बहुत मुरम्मत करके दोबारा पेश करने में। अब एक तरफ तो स्टूडेंट्स ने तो जो नारे लगाए वहाँ कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये वहाँ के स्टूडेंट्स नारे लगवा रहे थे, और ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नारे नहीं लगवाए। और डीजी साहब को और हमारे टॉप के जर्नल्स को एक बात नहीं समझ आ रही, ये जो अब नापसंदीदगी है बल्कि नाराज़गी है,
नापसंदीदगी बल्कि नाराज़गी। लफ्ज़ तो नाराज़गी से भी आगे का है जो आप लोगों ने पिछले व्लॉग के नीचे कमेंट्स में लिखा, लेकिन मैं चलें फिर भी नहीं बोलता, मुनासिब नहीं है। तो ये जो नाराज़गी, नापसंदीदगी और शदीद गुस्सा है आप पे, ये अब इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपकी बात नहीं रह गई। ये अब कौम का अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी, अपनी खफगी आपसे बन गई है। ये बात अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान से आगे निकल गई है। अगर कल को यकीन कीजिए कि तहरीक इंसाफ भी आपको किसी किस्म का डिस्काउंट देने की कोशिश करेगी ना, तो यही अवाम जो है वो एहतसाब मांगेगी। यही अवाम जो है वो इससे कम के एहतसाब हो, इससे कम पे राज़ी नहीं होगी। मेरा तो ख्याल था कि आप नविश्ता दीवार पढ़ लेंगे और जो कुछ लिखा हुआ है बाज आएंगे यूनिवर्सिटियों में जाने से, और स्पेशली यूथ के सामने। लेकिन पता नहीं आपको किसी ने गलत फहमी में मुब्तला किया हुआ है, या आप खुद ही इतने एडवेंचरस हैं। मतलब माउंट एवरेस्ट आप फतह करने चले जाएं तो मुझे कम हैरानी होगी। लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं और जिस तरीके से आग के साथ खेल रहे हैं, आग के साथ का मेरा मतलब ये है कि हमा वक्त आपको चांस है कि आपके साथ वहाँ कोई हादसा हो जाए, मतलब कि आप पर तनकीद हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको पता है कि जो नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी जब स्विट्ज़रलैंड में थे, तो उनकी चौक के अंदर ही सर्जरी कर दी थी एक बहन ने। उनको लगता था कि स्विट्ज़रलैंड में, और वो भी जिनीवा में, कम पाकिस्तानी हैं तो वहाँ पर हम महफूज रहेंगे। फिर जो कुछ हुआ था वो पूरी आवाम ने देखा। बहरहाल अब लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी एक एक करके बोल रहे हैं, लेकिन साथ साथ टाउट्स की जिम्मेदारी भी बड़ी बहुत ही मुश्किल थी। आपको पता है जो रावी साहब हैं जिनकी हमने पहले, तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर DGSPR साहब ने तकरीर की उससे सहर तारी हो गया। अब हमें नहीं पता, शायद अश्क भी आना शुरू हो गए हों स्टूडेंट्स को, शायद हिचकियां बंध गई हों वहाँ पर, क्या पता, शायद गले लग लग रोए हों स्टूडेंट्स, इतने ज़्यादा वो ओवरवेल्म हो गए हों क्योंकि एक सहर तारी कर दिया। हम तो पहले ही कहते हैं कि बड़ी ही सहर अंगेज़ पर्सनैलिटी है जनाब DGSPR की। ना कौम मानती है, ना स्टूडेंट्स मानते हैं, ना मीडिया मानता है, ना सोशल मीडिया मानता है। और यही वजह है कि DGSPR को शदीद गुस्सा है कि उनके तरह की ना ही कोई जाज़ब पर्सनैलिटी पहले DGSPR रहे, फिर लोग इतनी तनकीद क्यों करते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, इसी से जुड़ी हुई खबर आपके सामने वाशिंगटन से रखते हैं, जहां पर सदर ट्रंप ने जर्नैलों को फारिग कर दिया है। जी हां, सदर ट्रंप ने आला तरीन जो मिलिट्री के या उनकी नेवी के या एयरफोर्स के जनरल्स हैं उनको एक एक करके निकालना शुरू किया है। जुमे के रोज़ वज़ीर दिफा ने चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस या नेवल स्टाफ आप कह लें, जैसे हमारे यहाँ नेवल चीफ होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस एडमिरल लीसा, उनको फारिग कर दिया है। इसी तरह उन्होंने एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स जो हैं उनको भी फारिग कर दिया है। एक एक करके सदर ट्रंप जो हैं वो टॉप जनरल्स को फारिग कर रहे हैं। इससे पहले याद कीजिए कि जो पिछले सदर ट्रंप के दौर में जो उनके चेयरमैन जॉइंट थे, उनको इस बात की फिक्र थी कि ट्रंप उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे, इसीलिए सदर बाइडन ने जाने से पहले उन्हें पेशगी पार्डन कर दिया था कि कहीं सदर ट्रंप जो हैं वो उनके ऊपर मुकदमा ना चलाएं। वो सबसे सीनियर तरीन जनरल थे जो अमरीकी मिलिट्री है उसके। तो सदर ट्रंप ने हाथ सीधा रखा है। उनके वज़ीर दिफा ने कहा है कि क्योंकि अवाम ने हमें वोट दिया है, अवाम ने हमें मैंडेट दिया है तब्दीली का, और अवाम ने हमें मैंडेट दिया है कि हम अपनी मर्ज़ी से फ़ौजी और दूसरी बाकी सारी की सारी जो तब्दीलियां हैं वो करें और अपनी मर्ज़ी का एजेंडा लेके आएँ जो हमने अवाम के साथ प्रॉमिस किया है। इसलिए इन जर्नैलों का निकाला जाना ज़रूरी है। तो एक एक करके इनको फारिग किया जा रहा है। इसी तरह से जो कैश पटेल, उनकी वैसे काश उनका नाम होगा मेरा ख्याल है, कैश पटेल जो हैं उनकी भी अब अप्रूवल हो गई है। FBI के नए डायरेक्टर आ गए हैं। इससे पहले तुलसी गैबर्ट की भी नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर उनकी भी हो गई थी। अब कैश पटेल शायद 1500 के करीब जो FBI के एजेंट्स हैं उसके अंदर काम करने वाले हैं, उनको या तो फारिग कर रहे हैं या वाशिंगटन DC से निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने अब जो फुटप्रिंट है ना डीप स्टेट का, ये आपको शायद बोरिंग सी खबर लग रही होगी लेकिन ये बड़ी अहम खबर है, क्योंकि हवा जब अमेरिका से चलती है तो वो कई जगहों तक पहुंचेगी, पाकिस्तान में भी ज़रूर वो पहुंचेगी। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो बहुत सारे FBI के मीन डीप स्टेट के लोग हैं ये कंट्रोल करते हैं और इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। इन सबको जड़ से उखाड़ना है और इनको वाशिंगटन DC से बाहर निकालना है। इसलिए अब बड़ी तादाद में लोगों को फारिग किया जा रहा है
और बहुत सारे लोगों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है ताकि वो एक नई पूरी की पूरी टीम लेके आएँ और इस सारे माहौल को चेंज करें। तो सदर ट्रंप का ये जो फ़ैसला है, सोचिए अगर यहाँ होता तो हमारे यहाँ जैसे सदर मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब को ही पकड़ के हथकड़ियाँ लगा दी थी, तो यहाँ पर तो मामलात उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अजीज़ हमवतनों हो जाता है, फौरी तौर पर नेशनल सिक्योरिटी के हम चाचे मामे बन जाते हैं और जो सिविलियन हैं उनको गद्दार करार दे देते हैं और कहते हैं कि मुल्क की सलामती का जितना हमें पता है उतना किसी और शख्स को नहीं पता। तो इसलिए हमारे यहाँ तो ये पुराना रिवाज है। हालांकि जो भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो आर्मी चीफ को सैक कर सकता है, लेकिन क्या कभी कोई सोच सकता है वहाँ? लेकिन वहाँ सदर ट्रंप जो हैं वो एक एक करके फारिग कर रहे हैं। अब अगर हमारे यहाँ भी हमने आइन के मुताबिक चलना है और अकाउंटेबिलिटी लानी है, तो जाहिर है हमारे यहाँ भी रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी तमाम अदारों की, इंक्लूडिंग हमारी मिलिट्री की, ताकि ये जो बैलेंस ऑफ पावर है वो अवामी नुमाइंदों के पास जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये फॉर्म 47 की असम्बलियाँ नहीं होनी चाहिए, हकीकी अवामी नुमाइंदे होने चाहिए जिनके पास मैंडेट हो, वो फिर उस तरह की तब्दीलियाँ करें। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं लाहौर जाऊं और आपको कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें दूं, क्विकली आपके सामने रूस के कुछ अहम इश्यूज रखने हैं, रूस के और अमेरिका के सदर ट्रंप ने अब ये कहा है कि जो यूक्रेनी सदर हैं ज़ेलेंस्की, उनका मुज़ाकरात के अंदर जो रूस के साथ चल रहे हैं बैठना ज़रूरी नहीं। शुरू में शायद सदर ट्रंप जो है वो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को इतना ज़्यादा नापसंद नहीं करते थे, लेकिन सदर ट्रंप ने उनके सामने एक प्रपोज़ल रखा जिसमें जो बहुत ही कीमती मादनियात हैं, बहुत ही कीमती जो मिनरल्स हैं, बहुत ही कीमती जो आप ये कह लें कि वहाँ से चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि वहाँ से यूरेनियम भी निकलता है और भी बहुत ही कीमती धातें यूक्रेन में हैं, तो उन्होंने कहा कि 500 बिलियन के जो रिज़र्व्स हैं वो अमेरिका को दिए जाएं। ओवरऑल कोई कहता है 1 ट्रिलियन के हैं, कोई कहता है 10 ट्रिलियंस के हैं, कोई कहता है 2 ट्रिलियंस के वहाँ पर रिजर्व्स हैं। लेकिन बहरहाल सदर ट्रंप ने कहा कि $500 बिलियन के अमेरिका को दिए जाएं, क्योंकि अमेरिका ने आपकी जंग लड़ी है और अपना पैसा खर्च किया है। जो सदर ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने कहा कि मैं अपना मुल्क सदर ट्रंप के हाथों नहीं बेचूंगा, इनकार किया। बस उनका ये कहना था कि उसके बाद सदर ट्रंप ने उनकी ठुकाई शुरू की है लगातार। पहले उनको डिक्टेटर कहा कि वो बहुत ही गैर मारूफ हैं, वहाँ पर गैर मकबूल हैं, वो इलेक्शन नहीं करवा रहे और वो डिक्टेटर है। उसके बाद कहा कि उनका तो ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, इनमें उनका कोई रोल नहीं है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये सऊदी अरब में क्यों मुज़ाकरात चल रहे हैं? ये इसलिए चल रहे हैं कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कोई तकरीबन 10 के करीब जो होस्टेजेस थे या गिरफ्तार लोग थे या मगवी थे रूस के पास, उनको छुड़वाने में मदद की थी, जिनमें से 5 अमरीकी भी थे। उनको मोहम्मद बिन सलमान ने ये एक डील ब्रेक की थी बिटवीन सदर पुतिन और सदर ट्रंप, और इसके अंदर सालिस जो हैं वो मोहम्मद बिन सलमान थे, और उनकी कोशिशों से रूस ने उन 10 लोगों को छोड़ा था, जिनमें से 5 अमरीकी भी थे। इसलिए जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उनका रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सारी सिचुएशन में। बहरहाल अब जो वहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो सदर ट्रंप ने कहा कि वहाँ ज़ेलेंस्की का होना ज़रूरी नहीं है, मतलब उनकी और बेइज्जती कर दी है। जब दबाकर उनकी 2-4 दफ़ा बेइज्जती की है, तो अब ज़ेलेंस्की साहब ने कहा है कि ठीक है, मैं $500 के रिजर्व्स देने को तैयार हूँ। ये आखिरी लाइन जो बता रहा हूँ ये हतमी नहीं है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो मैंने पढ़ा आपके सामने रखा, लेकिन ये खबर अभी हतमी नहीं कि वो तैयार हो गए $500 अरब देने को कि नहीं। आप सोचेंगे इस खबर पर मैंने इतना टाइम क्यों लगा दिया? इसलिए लगा दिया कि हमारे जर्नैलों को कोई होश आए, कोई अकल आए। आप देखें, पहले अमेरिका ने चुक थल के हलाशेरी देकर जो यूक्रेन है उसको इस जंग में धकेल दिया। उन्हें कहा आपको नेटो में डालते हैं, और रूस को भी एक किस्म का इशारा दिया कि चढ़ दौड़ो। वो चढ़ दौड़े और जंग शुरू हो गई। जब जंग शुरू हो गई तो जंग लड़ी भी गई। लड़ने के बाद अब अगलों ने बिल निकाल कर दे दिया है कि जनाब ये आपका बिल है। वो जैसे रेस्टोरेंट पे होता है ना, आए जी आए खाएं, आपका अपना रेस्टोरेंट है, आपने खा लिया, उसके बाद बिल दिया, बिल देने के पैसे नहीं तो उन्होंने कहा चलो बर्तन धो, या ये घड़ी उतार दो, या कपड़े उतार दो। वो काम उन्होंने यूक्रेन के साथ किया है कि $500 अरब का बिल दे दिया। हमारे जर्नैलों को भी सोचना चाहिए, बार बार जंगें करना शुरू करना चाहते हैं। अब दोबारा सदर ट्रंप को जो है वो डॉलरों के चक्कर में अफगानिस्तान में हम बुला रहे हैं, तो अगर वो आ गया तो उसके बाद ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं, वो हमें भी बिल दे के चला जाए। तो पराई जंगों में या पराए लोगों के कहने पर खामखा में जंगें शुरू नहीं करते, फिर उसके बाद मसाइल जो हैं वो गंभीर हो जाते हैं। लेकिन हमारे जर्नल जो हैं वो मेरा ख्याल समझने से कासिर हैं।
अच्छा जी, अगली खबर जो है वो हमें लोकल देनी पड़ेगी आपको। खबर वो भी बड़ी जर्नैली किस्म की है, क्योंकि जर्नैली किस्म के एक आपको पता है कि पहलवान उतारे गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। जब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शख्स जो है, वो एक भी शख्स पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कैंपेन नहीं कर सकता था, तब अचानक से एक बहुत ही एवरेज किस्म के वकील, मैं मसला आपको किस्सा सुना देता हूं कि मुझे 2-3 दफ़ा जो असद कैसर साहब थे स्पीकर, उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा कि ये शेर अफजल मरवत नामी एक वकील हैं, इनको आप खान साहब के केसेस दें। मैं चीफ ऑफ स्टाफ था और ये बहुत अच्छे केसेस लड़ेंगे। मैंने जो हमारे बहुत सारे वकला इस्लामाबाद की कचहरी में थे, उनसे मैंने इनके बारे में पता करवाया जब मैं चीफ ऑफ स्टाफ था, कि क्योंकि असद कैसर साहब बहुत ही मोहतरम हैं, हमारे स्पीकर रहे हुए हैं, बड़े ही सीनियर वो लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो रिकमेंड कर रहे थे तो जाहिर है मुझे सीरियस लेना पड़ना था। तो मैंने जब पता करवाया तो मुझे पता चला कि ये पहले गालिबन सिविल जज थे और करप्शन की वजह से सिविल जजी से हटाए गए, जबरी तौर पर वहाँ से हटाए गए। मीन के ये नहीं कि निकाले गए, लेकिन शायद इनको वहाँ से इनकी पोजीशन चेंज की गई। तो फिर ये डेपुटेशन पर ये इस्लामाबाद आ गए और वहाँ पर किसी ऐसे महकमे में लग गए आके जिनमें जज, कोई सिविल जज हो तो मायूब बात है वो लगे, लेकिन शायद माल पानी बनने का या तनख्वाह ज़्यादा या शायद वटेवर, उस चक्कर में इस्लामाबाद आ गए। वहाँ पर भी इन्होंने जिस पोजीशन पर काम किया था, जो मुझे फीडबैक उस टाइम मिली वो भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल फीडबैक थी। पैसों के मामलात पे रेपुटेशन जो थी वो कोई बहुत अच्छी मुझे उस वक्त पता नहीं लगी। ज़ाहिर है लोगों का तज्जिया है, लोगों ने अपना अपना तज्जिया दिया, अपनी अपनी राय दी। तो जब ओवरऑल होलिस्टिक मैंने राय कायम की तो वो यही थी कि इनके बारे में अच्छी राय नहीं थी। आज उन्होंने ये बयान दिया है कि मुझे जो लोग गालियाँ निकाल रहे हैं इनमें से एक भी पश्तून नहीं है। जी हाँ, ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है। ये ज़रा सुनिए उनकी ज़ुबानी उन्होंने क्या कहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को क्या तकलीफ है? मेरे खिलाफ जो लगे हुए हैं इनमें एक चीज़ कामन है कि वो पश्तून नहीं है, वो पश्तून नहीं है। और अगर मेरे साथ इस तरह होता है तो आप ये बताएं ना कि कल खुदा न ख्वास्ता KP में गवर्नर राज लग जाता है, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है, ईद के बाद आपके एहतजाज की कौन आएगा? सुन लिया आपने। तो अब ये इमरान खान के ख़िलाफ़ आपको पता है कि मज़हब कार्ड, औरत कार्ड, करप्शन कार्ड, हुब्बुल वतनी कार्ड, गद्दारी कार्ड, सब कुछ एजेंट कार्ड, सब कुछ यहूदी एजेंट कार्ड, सारे कार्ड खेले गए। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है ये पश्तून कार्ड, ये पहली दफ़ा है आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई नाराज़ हुआ या राज़ी हुआ। मतलब आज तक परवेज़ खटक ने कभी पश्तून कार्ड नहीं खेला, हालांकि वो पार्टी से अलग हुए हैं। आज तक महमूद खान ने, किसी शख्स ने भी जो PTI छोड़ के गया या रहा, उसने कभी पश्तून कार्ड नहीं खेला। अब यही बात नहीं, उन्होंने एक और भी जुमला कहा, वो पहले ज़रा सुन लीजिए, फिर मैं उस पर तज्जिया करता हूँ। उसका नुकसान PTI को भी हो रहा है, हमेशा हुआ है, लेकिन वो तो एक दबाव की पॉलिसी है ना, कोई दबाव बढ़ा। ये जो इद्दत केस बना था ना, हाँ। ये इद्दत केस बनाया गया और इतना घटिया केस इसलिए बनाया गया कि इससे पहले कुछ एक्ट्रेसेस के वीडियो उनका स्कैंडल बना दिया गया जर्नलों के साथ, और वो उन बेचारी एक्ट्रेसेस को भी बदनाम किया गया और जनाब उस पर ट्रेंड चले। तो इन्होंने जब ये देखा ना कि जी, तो इन्होंने जनाब हमें इससे नवाज दिया। आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि इद्दत का केस इसलिए बना कि सोशल मीडिया पर जर्नल्स जो हैं, उन्होंने जर्नल्स के अदाकारों के साथ स्कैंडल सोशल मीडिया के लड़कों ने बनाए, इसलिए इद्दत केस बना। मतलब कि वो इद्दत पर जो केस बनाया था, वो जो घटिया केस जिसमें बुशरा बीबी पर जना के इल्ज़ामात लगाए गए थे, जिसमें बुशरा बीबी का माहवारी का साइकिल डिस्कस किया गया था, वो इद्दत और निकाह का केस इनके मुताबिक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो बनाना नहीं था। कोई इस कदर बेशर्म नहीं था पाकिस्तान में कि ये केस बनाता। वो इसलिए बनाया कि सोशल मीडिया पर किसी जर्नल का किसी फिल्म एक्ट्रेस के साथ अफेयर बनाया गया था। अब वो अफेयर PTI ने तो नहीं बनाया था, किसी ने सोशल मीडिया पे बनाया होगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आज पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा का वो जो मेकअप उतरा है, सड़क का मेकअप, वो जो ग्रीन रंग किया था और पहली बारिश में उतरा, उस पर जितने भी बड़े बड़े मसखरे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ठेकेदार की ज़्यादती है। अब अगर यही काम इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ होता तो डायरेक्टली जो जिम्मेदारी है वो इमरान खान पर आ जानी थी, लेकिन अब ठेकेदार की जिम्मेदारी है। सारा काम ठेकेदार पर डाल दिया है, मरियम का कोई काम नहीं। जिसने वो ठेकेदार चुना
जिसके वजीरों ने या उन्होंने या जिसके ब्यूरोक्रेट्स ने उस ठेकेदार के काम में से अपना हिस्सा लिया, उनका कसूर नहीं है। सारा कसूर अब ठेकेदार पर डालकर वो निकल गए। बिल्कुल इसी तरीके से जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो भी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये इद्दत केस नहीं बनना था। ये इद्दत केस तो इसलिए बना कि सोशल मीडिया पर लोगों ने ये काम किया। तो चलें, इद्दत केस की तो आपने जस्टिफिकेशन दे दी। वैसे अगले चंद दिन में लगता है कि ये जो इमरान खान साहब को गोलियां मारी गई थी, इसका भी जस्टिफिकेशन शेर अफजल मरवत साहब देंगे। तो क्या पॉसिबल जस्टिफिकेशन होगी? मेरा ख्याल पॉसिबल जस्टिफिकेशन देंगे कि इमरान खान ने क्योंकि जर्नलों को कहा था कि आप अपनी हदूद में रहें, आइनी हदूद में रहें, आप मुल्क के अंदर जमहूरियत को पनपने दें, तो शायद इस वजह से किसी मजहबी इंतहा पसंद को गुस्सा आ गया और उसने गोलियां मार दी। तो वो कसूर फिर इमरान खान साहब का ही निकलेगा, शेर अफजल मरवत साहब के बकौल। इसी तरह जिले शाह को जो तशद्दुद करके कत्ल किया गया था, स्पेशल थे वो, उसके बावजूद कसूर तो उन्हीं का होगा। वो स्पेशल क्यों थे? अगर वो स्पेशल थे तो वो सियासत क्यों करते थे? उनको इमरान खान क्यों अच्छा लगता था? वो नारे क्यों लगते थे? वो धमाल क्यों डालते थे? कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो देंगे। फिर यास्मीन राशिद साहबा, आपको पता है नानी दादी हैं, उनको जेल में रखा हुआ है। वो एक डॉक्टर हैं, वो एक प्रोफेसर हैं गायनी की, और उनको अब 2 साल से ज़्यादा हो गया जेल में रखा। अब अगर मरवत साहब से पूछें तो इसकी भी जस्टिफिकेशन होगी। कुछ ना कुछ यास्मीन राशिद साहबा ने ज़रूर ज़िंदगी में गलत किया होगा, वरना सोचें हमारे यहाँ तो कोई ऐसे लोग नहीं है ना जो इस तरह के बुरे काम करें कि कितनी नानी दादी प्रोफेसर एक इतनी मोतबर शख्सियत को इतना लंबा जेल में रखें। इसी तरह अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, ज़रूर अरशद शरीफ का भी कसूर होगा। उसका नहीं हुआ तो उनके वालिद मोहतरम का होगा जो वफात पा चुके हैं, जो पाकिस्तान नेवी में थे। ये उनका नहीं तो फिर अरशद शरीफ की बेवा वालदा का कसूर होगा। उनके बारीक कार्रवाई हमारी ये है कि हमने जो हमारे मास्टर्स हैं उनको बचाना है और हमने दूसरी तरफ जिम्मेदारी जो है वो डालनी है। दूसरी तरफ जो मैंने टाउट्स की आपको बात की है, जैसे वो कहते हैं कि ठेकेदार का कसूर है, तो यहाँ तो ठेकेदार का है, लेकिन याद कीजिए 5 फॉलोअर थे या 7 फॉलोअर्स थे एक बच्चे के, जिसने कुछ सख्त ट्वीट कर दी थी जिसका तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना भी नहीं था। तो जनाब तमाम बड़े बड़े जगादरी ये कहते थे ये देखें इमरान खान ने तरबियत गलत की है। तो वहाँ कोई गुमनाम बच्चा भी ट्वीट कर देता था जिसके 5 फॉलोअर होते थे, तो उसका सारा अटैक इमरान खान पर होता था। लेकिन यहाँ पर सड़क का रंग निकल गया, तो यहाँ पर जिम्मेदारी मरीम नवाज़ की नहीं है, ठेकेदार की है। तो ये जो टाउट्स हैं, ये जो मस्खरे हैं, जिनको बाद में बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर आप सोचेंगे कि ये जो हमारे ये दोस्त हैं शफात साहब जिन्होंने ये ट्वीट किया है, इनको क्या इंटरेस्ट है? इनको इंटरेस्ट ये है कि इन बेचारों को वैसे तो रोज़ी रोटी नहीं मिलनी, जाहिर है। तो ये जो बड़ी बड़ी जाहिर है तकरीबात होती हैं सरकारी, उनमें लाखों रुपए में ये फिर मास्टर ऑफ सेरेमनी बनते हैं, अनाउंसर्स बनते हैं, तो फिर वो तो दाग यहीं से लगना है। इमरान खान ने तो चाय के कप के ऊपर ये काम करवाना है, तो इसलिए बेचारे पेट के हाथों मजबूर हैं। बाकी ज़मीर तो कहीं ना कहीं इनका भी जिंदा होता है, कोशिश तो ये करते हैं, सिर्फ पेट के हाथों ये मजबूर हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है, वीलॉग लंबा हो रहा है लेकिन ये खबर बड़ी ज़रूरी है जो आपके सामने रखनी है। वो ये है कि जावेद चौधरी साहब ने ये कहा है कि जो एहतजाज है वो आप पाकिस्तान से बाहर ना करें। अभी जो आर्मी चीफ गए, उनका एहतजाज आप पाकिस्तान के अंदर ही करें तो बेहतर है, पाकिस्तान के बाहर ना करें। फैसल चौधरी साहब ने जवाब तो बड़े अच्छे दिए हैं, लेकिन एक तो जवाब उन्होंने ये दिया कि पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करने की इजाज़त आप दे ही नहीं रहे, देंगे तो बाहर एहतजाज नहीं होगा, अब जलसे की इजाज़त ही नहीं देते। तो उन्होंने कहा 26 नवंबर को आप आए तो थे, तो उन्होंने कहा फिर लाशें भी तो हम ही उठा के लेके गए थे, वहाँ पर आप गोलियाँ मारते हैं। तो एक तो बात ये ठीक है। दूसरी बात, जावेद चौधरी साहब से कोई ये भी पूछ ले कि आप कहते तो हैं कि एहतजाज यहाँ करें, तो क्या आप चाहते हैं कि लोग यहाँ एहतजाज करें और फिर आप किसी की माँ उठा लें, किसी की बहन उठा लें, किसी को खुद उठा लें, किसी के घर वालों को उठा लें, किसी का घर तोड़ दें, किसी का कारोबार तोड़ दें, किसी को जेल में डाल दें, किसी पे 9 मई डाल दें, किसी को 26 नवंबर की तरह गोलियां मार दें? मतलब आप ये दावत दे रहे हैं। मुल्क से बाहर लोग इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर आपने एहतजाज करना जो है वो बंद किया हुआ है। लेकिन बहरहाल ड्यूटी है, बड़ी सख्त है जावेद चौधरी साहब की भी, वो भी क्या करें। खबरें और भी थी लेकिन उनको चलें आज के पंजाबी व्लॉग में कवर करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।